बाज़ार का जो हाल है वो आप देख ही रहे हैं। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव कुछ इस तरह से हो रहा है जैसे रेगिस्तान में रेत का टिला एक जगह से दूसरी जगह जा बैठता है और पता नहीं कहाँ टिला है और कहाँ गड्ढा बनता चला जा रहा है। आज बाज़ार कुछ ऐसा ही है। बजट के साथ भी लोगों को उम्मीदें बहुत हैं। क्या बजट बाज़ार को एक गति, एक दिशा दे पाएगा? आपका निवेश क्या इस साल आपको फलित होगा? ये तमाम सवाल आपके दिमाग में होंगे। इनमें से कुछ का जवाब संजय मेहता के साथ आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। संजय, बजट सामने है, 1 तारीख को बजट होगा। जाहिर सी बात है उसके बारे में चर्चा आपसे करूंगा, लेकिन अभी जो बाज़ार की मौजूदा स्थिति है, जो गिरावट का दौर हम देख रहे हैं, और मनी मैटर्स के हमारे इसी शो में हमने कहा था 22,800 22,500 तक मार्केट नीचे जा सकता है। निफ्टी वहाँ तक पहुँचा भी 22,800 के पास। अब क्या अपटर्न आने की संभावनाएं हैं या अभी पेन बाकी है? अजय, इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि अपटर्न कब आएगा। आएगा तो निश्चिंत ही आएगा, बट मार्केट जो ऊपर नीचे हो रही है, जो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, जो 3 फैक्टर्स, Q3 रिजल्ट्स, ट्रंप इम्पैक्ट एंड बजट, इसमें से तीनों फैक्टर्स अभी हो ही रहे हैं। कुछ कंपनीज के रिजल्ट ठीक आए हैं, कुछ के खराब आए हैं। ट्रंप इम्पैक्ट आप थोड़ा बहुत तो देख ही रहे हैं। कहीं पे वो कह रहे हैं टैरिफ लगाऊंगा, कहीं पे अब वो चाइना पे कह रहे हैं कि टैरिफ नहीं लगाऊंगा। और उसके पहले जो कल हुआ है डीप सेक का, जो आपने पढ़ा हो, एनवीडिया जैसा शेयर कल 17% गिरा है। और जबकि ये देखिए डाउ जोन्स कल भी पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, नैस्डैक 3% डाउन क्लोज हुआ है। तो मार्केट्स का ये ऊपर नीचे तो भी चल ही रहा है, लेकिन इंडेक्स लेवल पे अगर आप देखें तो अभी भी हमारे निफ्टी सेंसेक्स लगभग 12% ही हाई से नीचे है। हाँ, मिड कैप करीब करीब अब 15% और स्मॉल कैप करीब करीब 17-18% डाउन हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि लार्ज कैप्स में इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा चढ़े भी नहीं थे। तो अभी तो थोड़ा सा हो सकता है पेन और बाकी हो। पेन बाकी है, यही मोटी बात है जो हमें समझना बहुत आवश्यक है। हमने अपने बीते 3-4 एपिसोड्स में, मनी मैटर्स में, ये बात आपके सामने रखने की कोशिश की है कि अभी मार्केट में कम से कम 2 क्वार्टर पेन है। कितना हो सकता है, कहाँ तक जा सकता है, इसके बारे में चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन अभी संजय ने जो डीप शेक की बात कही, ये अपने आप में इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पूरा आईटी बूम की उम्मीद हम लेकर बैठे हैं, संजय भी इस पर अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस और व्यूज़ आपके सामने रखेंगे, लेकिन इंडियन आईटी सेक्टर पर शायद डीप शेक का उतना इम्पैक्ट ना पड़े। लेकिन नैस्डैक में लिस्टेड जो बिग 4 जिन्हें हम कहते हैं, वो बहुत बुरे तरीके से शेकन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में डीप शेक का जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, जो इनोवेटिवनेस है, चिप्स के ऊपर डिपेंडेंसी की कमी है, ये तमाम चीज़ें उसे एक बहुत ही वायबल ऑप्शन बताती है। और इसके साथ ही चाइना के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। देखिए, हमने चाइना को एक तरह से राइट ऑफ कर रखा था अभी तक। 3.5% का चाइना का ग्रोथ हम मानते थे बेकार है, क्योंकि हम तो जी 7-8% पे ग्रो कर रहे हैं। लेकिन वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमी पर जब आप बात करते हैं तो 3.5% ऑफ चाइना विथ 8% ऑफ इंडिया इज स्टिल फार बेटर। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं और चाइना अब रिकवरी के पाथ पर कुछ एक सेक्टर्स में है। आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, चाइना से अभी भी बहुत बहुत पीछे हैं हम लोग और बहुत कुछ सीखने को बाकी है। उस हिसाब से अब जो सरकार फिर से पहल कर रही है, जो आज आपने अखबारों में पढ़ा ही होगा कि डायरेक्ट फ्लाइट फिर से शुरू हो रही है, थोड़ी कोऑपरेशन शुरू हो रही है, जो कि मेरे हिसाब से ज़रूरी है। आप चाइना को दूरअंदाज नहीं कर सकते। अब यूएस ने उनको स्पेशल सेंसिटिव चिप्स वगैरह देने पे बंद किया हुआ था, फिर भी उन्होंने डीप सेक जैसा एकदम से एआई रेवोल्यूशनरी जो उन्हें निकाला है। मतलब मुझे तो अफसोस होता है कि हमारी आईटी कंपनी जहाँ पे इतना अच्छा चल रहे थे, बट हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर पाए। नहीं, हम तो आईटी का बस हमेशा मिस करते रहे हैं। हम अगर आप देखें, आप इसे शायद अतिशोक्ति समझ सकते हैं, हालांकि हमारे तकरीबन 18 लाख लोग सिर्फ बड़ी 5 कंपनियों में काम करते हैं। अगर आप इन्फोसिस, टीसीएस और टेक महिंद्रा और उसके साथ साथ HCL टेक वगैरह देख लें तो 18 से 20 लाख लोग इसमें काम करते हैं। लेकिन हम सिर्फ डेटा एंट्रेंट्स और डेटा एनालिस्ट के तौर पर काम करते हैं, या डेटा प्रोवाइडर्स के तौर पर हैं। इनोवेशन या इनोवेटिव
आइडियाज़ के तौर पर या इनोवेटिव एआई कंट्रीब्यूशन इंडिया में ना के बराबर है। लेकिन जैसा अभी आपने चीन के बारे में कहा, चाइना के साथ डायरेक्ट फ्लाइट हम शुरू कर रहे हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को भी अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ाने ही जा रहे हैं, हमारे पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आज से 4 साल पहले जब डोकलाम के बाद 2020 में चीन की फ़ौज ने तिब्बत के आसपास और ख़ास करके हमारे लद्दाख के क्षेत्र में घुसपैठ की, तो हमने सब कुछ बंद किया। चीन का सारा प्रोडक्ट बायकॉट करो का पॉलिटिकल नारा लगा। आज हम कहाँ हैं? इसी को कहते हैं ढाक के 3 पात की पॉलिटिकल पॉलिटिक्स, और ये आपकी इकोनॉमिक डायरेक्शन के लिए कभी अच्छी नहीं होती। लेकिन यही हमारी राजनीतिक आवश्यकता है, शायद हम इसे पूरी करते रहते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स आप अलग नहीं कर सकते। चाइना के बारे में एक और डिस्कशन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। धीरे धीरे अभी तक जो इकोनॉमिक क्राइसिस, हाउसिंग डूम, इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग क्रैश जो हम चीन में या चाइना में देख रहे थे, अब वो हाल नहीं है। कई मामलों में तो जो हांगकांग का स्टॉक एक्सचेंज है वो बीजिंग के मुकाबले कहीं अलग परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई देता है, और बहुत सारे चाइना के ट्रेड्स हांगकांग के थ्रू हो रहे हैं, थर्ड पार्टी ट्रेड के तौर पे। तो क्या हम इस तरह की दूरंदेशी नहीं कर पा रहे हैं? क्या हमारे पास इस तरह का, हमने गिफ्ट सिटी बनाया गुजरात में, लेकिन हम उसको पुश ही नहीं कर पाए, हम उसको वो डायरेक्शन ही नहीं दे पा रहे हैं, अभी तक हम प्रोसेस में हैं। आप ठीक कह रहे हो। गिफ्ट सिटी आपने बहुत इंटरेस्टिंग बताया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एनआरआई का पैसा वहाँ लगाने की, बिकॉज गिफ्ट सिटी का मेन इशू है कि अगर वहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको लोकल टैक्सेस से एग्जेम्पशन मिलती है एंड दे कैन इन्वेस्ट डायरेक्टली फ्रॉम देयर डॉलर अकाउंट। बट अभी तक हम लोगों को ये क्लैरिटी नहीं मिलती वहाँ पे कौन से म्यूचुअल फंड्स ऑपरेशनल हो रहे हैं, कौन से पीएमएस वहाँ के थ्रू कर सकते हैं। तो ऑन द ग्राउंड अभी तक कहीं पे भी क्लैरिटी नहीं है। बट लेट्स होप जल्दी ही सरकार कुछ ये निकाले एकदम। और अब बजट आ ही रहा है, क्या पता बजट के साथ साथ वैसे भी अब आपका नया आरबीआई गवर्नर है, सेबी के भी चेयरपर्सन चेंज हो रही है अगले महीने। सो लेट्स होप थिंग्स शुड इम्प्रूव। हाँ, बिकॉज अगर आप ओवरऑल अगर इकोनॉमिक स्थिति देखें तो बजट को लेकर लोगों को उम्मीदें बहुत हैं। हालांकि उसके पहले ही आरबीआई ने मार्केट में लिक्विडिटी का काम कर दिया है, तो बजट में क्या निकलेगा पता नहीं। इस इंक्रीज्ड इन्हांस्ड लिक्विडिटी से बैंकिंग क्षेत्र में क्या आपको लगता है ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी होगी और बैंक्स के जो ऑप्टिमाइजेशन रेशियो है वो बेटर हो जाएगा? नहीं, ये जो कदम लिया है आरबीआई ने कल, बहुत अच्छा कदम लिया है, बिकॉज एक लिक्विडिटी क्रंच हो रहा था तो बैंक्स को आगे पैसा क्रेडिट पे देने में दिक्कत आ रही थी। एंड अभी तक कोई रेट कट हुआ ही नहीं है इतने टाइम से। तो अब ये आरबीआई के कदम से एक तो लिक्विडिटी बैंक्स को मिलेगी, उनकी ऑपरेशनल ईज हो जाएगी। और अगले हफ्ते आरबीआई की बाय मंथली मीटिंग है, तो लग रहा है कि शायद इस बार एक छोटा रेट कट आ जाए। लेकिन क्या उससे भारतीय निवेशक बाजार में ज़्यादा पैसे निवेश करने लगेगा? क्योंकि इंडिया में रेट कट क्या स्टॉक मार्केट का फ्लो बढ़ाएगा? तो देखिए, रेट कट से क्या होता है ना कि फिर इंडस्ट्री को जो पैसा लेना है उनको वो कम रेट पे मिल जाता है। जब कम रेट पे मिलता है तो फिर इंडस्ट्री अपना कैपेक्स बढ़ाता है, थोड़ा सा ग्रोथ बढ़ता है। तो उम्मीद तो यही रहती है। बट सिर्फ एक रेट कट से ये सब कुछ नहीं होता, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें साथ में टैंडम में चलनी चाहिए। इसीलिए अब बजट में क्या कदम लेती है सरकार, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। मार्केट इसलिए भी इतनी वॉलेटाइल है क्योंकि नॉर्मली हर साल बजट से जो उम्मीदें रखी जाती है कभी पूरी होती नहीं है। अब जैसे पिछले साल जब इन्होंने एलटीसीजी इतने टाइम के बाद बढ़ाया जी 10 से 12.5% किया, अब मुझे तो यही लग रहा था कि 12.5 किया मतलब आधे डेसिमल वाले में कभी कोई रेट रखते नहीं है सरकार। तो मुझे लगा कि अब इस साल 15% किया जाएगा। लेकिन अब जो इस वक्त मार्केट की हालात है और जो हमारी Q3 रिजल्ट्स वगैरह हैं, तो पता नहीं इस साल बढ़ाते हैं कि नहीं, ना ही बढ़ाए तो अच्छा है। लेकिन कुछ सरकार को जो टैक्स स्लैब्स वगैरह हैं थोड़ी सी ईज करनी चाहिए। अभी भी 2 रिजीम्स चल रही हैं, मे बी पुरानी रिजीम हटा के अब सब जगह ही एक रिजीम कर देनी चाहिए। सो आई एम श्योर कुछ ना कुछ कदम तो आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो फिर मार्केट का यहाँ से उठना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लिक्विडिटी और ख़ास करके इंडिविजुअल लिक्विडिटी की बात करें, मैं 3-4 पॉइंटर्स आपके सामने रख रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप उसको हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा एक्सप्लेन भी कीजिए। सबसे पहली बात है कि इंडिविजुअल लिक्विडिटी, जो हम मिडिल क्लास, जिसको एवरेज मिडिल क्लास कहते हैं, जो कि 7 लाख रुपए प्रति वर्ष से 35 लाख रुपए प्रति वर्ष के ब्रैकेट में आता है,
एवरेज मिडिल क्लास जिसको हम कहते हैं, जिसमें ऑन एन एवरेज तकरीबन 70 मिलियन लोग हिंदुस्तानी आते हैं। जब हम इसी को पैरेलल कृषि क्षेत्र में करते हैं, इस इनकम ब्रैकेट के लोगों को, उनके पास ज़ीरो टैक्सेशन है, लेकिन जो वर्किंग सैलरीड है उसके पास पूरा टैक्सेशन है। आप अपने ही देश में सैलरी ब्रैकेट या इनकम ब्रैकेट को इक्वल रख के लोगों में भेदभाव कर रहे हैं, क्या ये जायज़ है? देखिए, एग्रीकल्चर का तो बहुत टाइम से ही चल रहा है और सरकार को एक कदम उठाना चाहिए था, जो कि सुना था एक ज़माने में करेंगे, बट कुछ कर नहीं पाए। देखिए, एग्रीकल्चर में भी यू हैव गरीब किसान भी है, थोड़ा सा बेहतर वर्ग का भी है और बड़े बड़े ज़मींदार भी हैं। तो ये किसी ने नहीं कहा कि जो बेचारा किसान 10-15 लाख कमा रहा है उस पर ही टैक्स डालो, बट एक स्टेज के बाद तो डालना चाहिए। आप लोग पढ़ते हो कि बॉलीवुड के कितने सेलिब्रिटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर लैंड खरीदते रहते हो, कई जगह तो उन्होंने अपने आप को एग्रीकल्चर के उस इनकम में भी एग्जेम्पशन ले रखी है। सो ये एक लूप होल है जो कि बंद होना चाहिए। अब इसी तरीके से आइए एक दूसरे पहलू पर चलते हैं। सरचार्ज पर सरचार्ज, जीएसटी पर जीएसटी, जीएसटी के वेरिएबल रेट्स। हमने पॉलिसी डिसीजन को एक रिजीम में देखा था जहां हम कहते थे पॉलिसी पैरालिसिस है इस गवर्नमेंट में। आज से 10-12 साल पहले पॉलिसी पैरालिसिस बहुत चर्चित वर्ड हुआ करता था। आज लैक ऑफ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ पॉलिसी है, क्लैरिटी ही नहीं है कि किसको क्या करना चाहिए। यानी कि हम बीते 20 साल में इकोनॉमिक डायरेक्शन के रास्ते पर तो है ही नहीं। अगर आप इवैल्यूएट करें, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं एक गवर्नेंस की बात कर रहा हूं, तो हम इसमें क्या दिशा देना चाहते हैं, या क्या ये बुनियादी सवाल उठता है या नहीं उठता है? आपके निवेशक आपसे पूछते हैं कि नहीं कि क्या हम क्या करना चाहिए? देखिए, ये मैक्रो का सवाल है और थोड़ा सा ये पॉलिटिकल टिंज वाला सवाल है, बट आप एकदम सही कह रहे हैं। बहुत चीज़ें होनी चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह जितने भी है, हम लोग काफ़ी पिछड़ रहे हैं उनमें। जब मार्केट अच्छी चल रही थी तो कोई इसके बारे में सोचता नहीं है, सब बढ़िया लगता है। अब मार्केट थोड़ी सी गिरावट आ रही है तो सब लोगों का ध्यान इस तरफ भी जा रहा है कि भाई सरकार क्या कर सकती है इन चीज़ों को इम्प्रूव करने में। जी। अभी भी आप देखिए, इस साल के जो वर्ल्ड बैंक के, जो वर्ल्ड मॉनिटरी फंड के सबके जो प्रेडिक्शन आए हैं, लगभग 6.4 या 6.5% हमारा जीडीपी ग्रोथ रहेगा और उस पर भी हम फिर वर्ल्ड में नंबर 1 ही रहेंगे। बट दैट इज नॉट गुड इनफ। हम लोगों को 9-10% तक पहुंचना पड़ेगा अगर हम चेंज देखना चाहते हैं देश में। मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, एफएमसीजी सेक्टर पूरे तरीके से आज प्रेशर में है क्योंकि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। लोग छोटा सामान खरीदना चाहते हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, पैकेट छोटे हो रहे हैं और जाहिर सी बात है कंपनी के मार्जिन्स भी कम हो रहे हैं। पूरा आउटलुक अगले 1 साल के लिए या तो एक ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट या नेगेटिव है। ऐसे में हम कैसे उम्मीद करते हैं कि हमारे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? क्या ये बात मार्केट को इम्पैक्ट करती है, आपको लगता है? नहीं, मार्केट को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो करती है, बट देखिए होगा क्या अगले 2 क्वार्टर के बाद। अब नए फाइनेंशियल ईयर में जब आप आएंगे, जब पिछले 6 महीने इतने खराब निकले थे तो ईयर ऑन ईयर बेस इफेक्ट ही दिखना शुरू हो जाएगा जी। जब पिछले साल का बेस इतना खराब था तो थोड़ी ग्रोथ भी, ज़्यादा ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाएगी। बट देखिए, मेरे हिसाब से वक्त है जब सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और उसके लिए बजट बहुत अच्छा टाइम है। और अब अगले 3-4 साल कोई इलेक्शन भी नहीं है, जनरल इलेक्शन की, सरकार को कुछ और चीज़ के बारे में सोचना पड़े। तो आई थिंक थोड़े जो भी कदम लेने हैं लेके थिंग्स शुड कम बैक टू नॉर्मल। मैं आप ही की बात को एक्सटेंड करता हूँ एंड दिस इज़ नॉट अ कमेंट फ्रॉम संजय मेहता, बट एक बात है जो आज बहुत ही सर्वविदित है। 1991 में भारत के पास एक मौका था जहां भारत मेक या ब्रेक की स्थिति में था और उस वक्त नरसिम्हा राव की सरकार थी, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और देश में बहुत बड़े आर्थिक पॉलिसी डिसीजंस लिए गए, इन बदलाव को इम्प्लीमेंट किया गया। आज भारत 1991 के मुहाने पर है, फाइनेंशियली नहीं, हम उस तरह के वित्तीय हालत में नहीं हैं, लेकिन अगर आज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पार्ट 2 नहीं इंप्लीमेंट किया गया तो शायद हम जिस बाजार की इतनी चर्चा करते हैं, जिसके जरिए हम अपने भविष्य को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाए। अब संजय, आते हैं निवेशकों के बारे में। स्मॉल कैप्स, ये फेवरेट विपिंग बॉय है हर किसी का, यहाँ तक कि
सेबी के चीफ ने भी कहा कि भाई स्मॉल कैप में निवेश करने से पहले सोच समझ कर निवेश कीजिए, उसमें बहुत नी जर्क रिएक्शंस आते हैं। लेकिन पैसे तो वहीं बनते हैं। मैक्सिमम कंपनियों के चॉइस जो आप कर सकते हैं आप वहीं कर सकते हैं। गिरावट भी आती है लेकिन 30-40% का ग्रोथ भी वहीं आता है। स्मॉल कैप कंपनियां अगर परफॉर्म नहीं करेंगी या स्मॉल कैप में इतनी गिरावट रहेगी तो निवेश के लिए कहाँ जाए आदमी? बट देखिए, ये तो नेचर है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप का, यही तो अंतर है। लार्ज कैप चढ़ते भी ग्रेजुअली हैं, धीरे धीरे, और बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं चढ़ते, और जब मार्केट में गिरावट आती है तब वो गिरते भी इतना ज़्यादा नहीं है। उसी तरीके से स्मॉल कैप जब भागता है तो बहुत अच्छे से चलता है। 2018-19 में स्मॉल कैप बहुत बुरी तरह से गिरे थे, उसके बाद अब दोबारा से एक थोड़ी सी स्टेज आ रही है कि 18-19% तो इंडेक्स लेवल पे गिरे हैं, बट लोगों के पोर्टफोलियो में कहीं के शेयर 30-40-45% भी गिरे हैं। और अब जब मार्केट जब भी रिकवर करेगी, ज़रूरी नहीं है सारे के सारे ये रिकवर करें, इनमें से कुछ होते हैं जो एकदम विदाउट बेसिक्स जो चढ़े हैं वो शायद रिकवर ही ना करें। लेकिन इसमें फिर जब वॉलेटिलिटी है, हर निवेशक वो नहीं सह सकता, इसलिए एक मिक्स होना चाहिए। थोड़ा बहुत लार्ज कैप में रखो, थोड़ा मिड, थोड़ा स्मॉल, जैसे हम हमेशा कहते हैं जैसे खाने की एक थाली होती है उसी हिसाब से ही रखो सब कुछ। अगर आपको स्मॉल कैप ओरिएंटेड रखना है तो फिर आप बहुत हाई रिस्क पे, आपका हाई रिस्क का एपिटाइट होना चाहिए और आपको डरना नहीं चाहिए। इसी से एक एक्सटेंशन, कहा जाता है कि अगर आप स्मॉल कैप में निवेश करने का मादा रखते हैं और आपके पोर्टफोलियो का वो हिस्सा है तो जब भी शार्प डाउन टर्न आए यही मौका होता है कि आपको स्मॉल कैप पोर्टफोलियोज में अच्छे पैसे डालने चाहिए अगर आपके पास लिक्विडिटी है तो। देखिए, आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला, बट मैं इसमें स्मॉल कैप की नहीं, मैं वैसे बताता हूँ। देखिए, जब भी मार्केट में गिरावट आती है 10%, 15-20% की, उस टाइम पे जैसे कि अभी हो रहा है, थोड़ा सा हड़कंप सा मचा हुआ है, लोगों ने अपने पोर्टफोलियोज देखने बंद कर दिया कि रोज ही नीचे जा रहे हैं, क्या फ़ायदा देखने का। बट ये ही अपॉर्चुनिटी है। हाइंडसाइट में हमेशा लगता है, जब आप पीछे की गिरावट देखो तो आपको लगता है अरे यार उस टाइम पे अगर मैंने ज़्यादा निवेश कर दिया होता तो कितना अच्छा रहता। बट जिस वक्त वो गिरावट हो रही होती है उस वक्त अपनी ह्यूमन इमोशन को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये बहुत अच्छा वक्त है। अगर किसी ने पूरी तरीके से अपनी इक्विटी परसेंटेज नहीं डाली हुई तो अभी भी अगर किसी के पास 100 रुपये है तो ये नहीं इकट्ठा डालो, 100 में से 30-40 रुपये आज डाल दो, यहाँ से और गिरे फिर एक इंस्टॉलमेंट डाल दो। बट अगर आपके पास लिक्विडिटी है तो डालना चाहिए। जिनके सिप्स चल रहे हैं सिप्स कंटिन्यू रखें, अगर आप उसमें थोड़ा एडिशनल डाल सकते हैं तो वो डालें। और यकीन मानिए कुछ वक्त के बाद जब मार्केट रिकवर करेगी तो आपको यही लगेगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो मिस हो गई। अब ज़रा मिड कैप की बात कर लें। हमने इस पर एक बार पहले भी चर्चा की थी, मैं उसको रिविजिट कर रहा हूँ। मिड कैप में खास करके अगर मैं आईटी सेक्टर, रियलिटी और फार्मा, 3 सेक्टर्स की बात करूँ, इन तीनों सेक्टर्स में मिड कैप्स ने लार्ज कैप्स को एक तरह से आउट परफॉर्म किया है और अभी भी कुछ वही हाल दिखाई दे रहा है। इन 3 सेक्टर की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ मैं। क्या मिड कैप का इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड फंड के अलावा और भी तरीके से होना चाहिए? स्पेसिफिक मिड कैप फंड्स क्या ज़्यादा रेम्यूनरेटिव होते हैं? अजय, इट इज़ द सेम थिंग एज स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप हाई रिस्क, लार्ज कैप थोड़ा सा कम रिस्क, तो मिड कैप बीच की श्रेणी है। तो इसीलिए अपने हिसाब से अपना रिस्क एपिटाइट देखते हुए, अपना रिस्क प्रोफाइलिंग करते हुए, आप किसी भी एडवाइज़र से निवेशक जब बात करेगा तो सबसे पहले उसका एक रिस्क प्रोफाइलर बनाया जाता है कि कितना वो रिस्क लेने की क्षमता रखता है। उसके बाद फिर बना के ब्रैकेट, तो फिर उसमें भी 5-6 फंड्स का अच्छा एक मिक्सचर रख सकते हैं जिसपे लार्ज, डाइवर्सिफाइड, मिड, स्मॉल सबका इकट्ठे से बना के और उसके हिसाब से निवेश किया जा सकता है। ऐसा कोई वो नहीं है। एक स्पेसिफिक फंड कैटेगरी है जिस पर मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालें, जिससे पहले कि हम अपने शो को रैप अप करें। आर्बिट्राज फंड को लेकर बीच में बड़ा हंगामा मचा था, तो भाई आर्बिट्राज फंड, अचानक से वो हवा गायब हो गई है। क्या हुआ मुझे ज़रा समझा दीजिए तो थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अचानक से इतना छप रहा था, इतना सब कुछ अखबारों में आ रहा है, अचानक से गायब। नहीं, अभी भी चल रहा है आर्बिट्राज फंड, ऐसा नहीं है। आर्बिट्राज क्या होता है कि वो किसी शेयर को आज अगर डिलीवरी या कैश में खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, वो उसी को फ्यूचर्स में कम या बढ़त पे उसी वक्त सेटल कर देते हैं।
तो ये वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट का प्ले है। एडवांटेज क्या आता है कि आर्बिट्राज इज टैक्स्ड एज इक्विटी। तो शॉर्ट टर्म में 20, शॉर्ट टर्म माने 12 महीने से कम में 20% और उसके बाद 12.5%। और वही अगर हम दूसरी कैटेगरी जो लेके चलते हैं जैसे लिक्विड, कि जहाँ पे फुल सेफ्टी दिखती है, बट वहाँ पे टैक्सेशन आपकी इनकम स्लैब हो जाती है जो कि 30% 40% तक भी है। तो आर्बिट्राज में ऐसा नहीं है, बट बहुत ज़्यादा लोग उस तरफ जाते नहीं है, बिकॉज वैसे तो वॉलेटिलिटी है तो रिटर्न आना चाहिए, बट आर्बिट्राज में कुछ फिक्स नहीं है कब कितना आएगा। कभी 4-5% भी आ सकता है, कभी 7-8% भी आ सकता है। तो काफ़ी लोग लिक्विड की सेफ्टी भी प्रेफर करते हैं। तो हमको ये भी मानना चाहिए कि कई बार हवा चलती है। हवा तो हमेशा ही चलती है अजय। देखिए इसी से ध्यान रखना चाहिए। कभी जैसे कहते हैं ना, चढ़ते सूरज को सब नमस्कार करते हैं जी। जो सेक्टर सबसे ऊंचाई पे होता है, जो कि पिछले 2 साल आपने रियल एस्टेट देखा जी। तो उस हाई लेवल पे जब भी आप किसी भी एसेट क्लास पे जाओगे तो आगे के रिटर्न्स वैसे नहीं होंगे। तो वो हमेशा ध्यान रखना है। ये जो कॉशन की बात है, मैं आपको देखता हूँ आप कई मौक़ों पर बहुत ही कंजर्वेटिव व्यू रखते हैं, कॉशियस अप्रोच रखते हैं, बट जनरली मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ जहाँ पर हम अभी मौजूद भी हैं, वहाँ पर तो ऐसा लगता है जैसे कि बस हवा चल रही है साहब। अभी इसकी हवा चली, फिर 4 महीने बाद उसकी बात ख़त्म, कुछ और चलने लगता है। तो ये जो हवा है, इस हवा पर लोगों को कितना यकीन करना चाहिए और कैसे अपने आप को इस हवा से बचाएं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है किसी भी निवेशक के लिए। देखिए सोशल मीडिया पे जो बहुत सारे जैसे टर्म आज लेते हैं फिन इन्फ्लुएंसर्स, अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो उनके पास तजुर्बा क्या है, वो किस बेसिस पे आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट का एडवाइस दे रहे हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सोशल मीडिया में तो व्यूज़ के लिए लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इस पर सेबी अब बहुत क्रैकडाउन कर रही है। कम से कम 1 क्वार्टर यानी कि 3 महीने या उससे ज़्यादा ये बातें चल सकती हैं। हमने अपने एक वीडियो में आपसे बताया था कि सेकेंड हाफ ऑफ 2025 फ़ायदा होता दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके पहले पेन। दूसरा, बजट के लिए सरकार के पास ये महत्वपूर्ण मौका है जहां पर पूरे देश की निगाहें सरकार के पास हैं कि आप क्या बदलाव करते हैं, क्या पॉलिसी डिसीजंस करते हैं और किस तरीके से देश को आर्थिक दिशा देते हैं। और आखिरी जो भी संजय ने कहा, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोगों के कहे सुने पर कतई भरोसा मत कीजिए, और ख़ास करके वो सिगरेट की दुकान पर और जो पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर टिप्स मिलते हैं, ये आपके पोर्टफोलियो के लिए सबसे हानिकारक है। बहुत धन्यवाद।